Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express। तो आज 27th of January है and सबसे important news जो हम आज डिस्कस करेंगे it is regarding the yesterday program which took place at the कर्तव्य पथ और वहां पे क्या क्या हुआ वो हमारे लिए आज का सबसे important topic बन जाता है। So पहली न्यूज I am sure you must be able to guess we are going to discuss is basically the Republic Day celebration which took place yesterday। ओके तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बन के आते हैं, एक तो ये बन के आता है कि इस साल जो रिपब्लिक डे हुआ है उसकी थीम क्या थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं कि थीम ऑफ द रिपब्लिक डे फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर वाज व्हाट। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस बार का जो आपका रिपब्लिक डे था उसके अंदर में चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक दो क्वेश्चन जो अभी हम आंसर नहीं कर पाएंगे विच इज रिगार्डिंग कि इस बार सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन का, बेस्ट प्रेजेंटेशन का जो टैब्लू होते हैं, जो बेसिकली झांकियां निकलती हैं, उसमें सबसे बेस्ट टैब्लू जो था वो किस पर्टिकुलर स्टेट का था या किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक बार हम रिपब्लिक डे हम पर्टिकुलरली 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस बार चीफ गेस्ट कौन था, इसका थीम क्या थी, वगैरह वगैरह इस टाइप के सारे जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि हम इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त को करते हैं, बट हम हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को करते हैं। एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे? तो पहला कारण तो यह है कि इट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, उसको एप्लीकेबल हमने, फुली एप्लीकेबल हमने 26 जनवरी 1950 से कर दिया था। तो यू शुड नो दिस कि आपका जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कंप्लीशन तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। सो अगर हम चाहते तो 26 नवंबर या 27 नवंबर 1949 से भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल कर सकते थे। अगर हम चाहते तो हम 1 जनवरी भी डिसाइड कर सकते थे 1950 की, ठीक है, कि भाई मिलेनियम सेकेंड हाफ ऑफ दिस मिलेनियम स्टार्ट हो रहा है तो वहां से स्टार्ट करते। बट वी डिसाइडेड टू वेट फॉर अनदर 25 डेज और 26 जनवरी को जाके हमने हमारा डेट यहां पे चूज करा एज अ रिपब्लिक डे। एंड इसका प्राइमरी रीजन था बिकॉज 26 जनवरी हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, स्पेसिफिकली हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द रीजन इज कि आपके 1929 में एक पर्टिकुलर चीज करी गई थी। 1929 में एक पर्टिकुलर चीज हुई थी विच वॉज अ एनुअल अफेयर। तो हर साल जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस करती थी। एनुअल कॉन्फ्रेंस करा जाता था या सेशन आप बोल सकते हैं, एनुअल सेशन कराए जाते थे। तो 1929 का जो सेशन था कांग्रेस का वो लाहौर के अंदर में हुआ था, वो लाहौर के अंदर में हुआ था। और इस पर्टिकुलर सेशन में हमने एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया था। तो जैसे आज की पार्लियामेंट जो होती है वो रेजोल्यूशंस पास करती है, मोशंस पास करती है, सिमिलरली वहां के एनुअल सेशन ने, आपके कांग्रेस ने वहां पे एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास किया था और वो रेजोल्यूशन का नाम था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। और उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर में ये डिसाइड किया गया था कि अब हमारा गोल या इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल, इंडियंस का गोल एक ही है विच इज पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें अब ब्रिटिश साम्राज्य से और कुछ नहीं चाहिए, हमें उनसे संपूर्ण आजादी चाहिए। और इस बेसिस पे उन्होंने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा एंड दे डिसाइडेड कि स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 26 जनवरी 1930 को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, कि 26 जनवरी 1930 से हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और एज वी नो नाउ कि 26 जनवरी 1930 को हमने हमारा पहला पूर्ण स्वराज दिवस या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था। हाउएवर बिकॉज इंडिपेंडेंस केम वेरी लेट और वो हमारे हाथ में नहीं थी कि हम डेट क्या चूज कर पाए, एंड फाइनली इट वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसने हमें 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करी। सो इंडिया बिकेम अ इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। बट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी था और वो इंपॉर्टेंट काम था कि हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का संविधान ड्राफ्ट करना था जिससे हम खुद को गवर्न कर सके, जिससे हम खुद को रूल कर सके। बिकॉज अभी तक जो हमारा
हमारे रूल्स थे, हमारे जो भी लॉज होते थे, दोज वर इम्पोज्ड अपॉन अस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में ये ब्रिटिश क्राउन बन चुका था। एंड नाउ वी वांटेड अ पर्टिकुलर लॉ बुक, जो हमारी मेन लॉ बुक होगी, जिसके बेसिस पे हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हमारे पास बचा था। और इसी बेसिस पे हमने 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमिंग स्टार्ट कर दिया और वहां से हमारी फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट हो गई। फाइनली 26 नवंबर 1949, यानी करीब करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कितना टाइम लगा था एग्जैक्टली, तो इट्स 2 years 11 months and 18 days। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कंप्लीट कर लिया था, हमने उसको अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर लिया था, बट अभी भी उसको इन्फोर्स नहीं किया था। इन्फोर्समेंट के लिए वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू इन्फोर्स आवर फुल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950 एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे फ्रॉम 26 जनवरी 1950। And what exactly is a republic? So republic is something जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो एक इलेक्टेड पर्सनल होता है, और यहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पे कोई ब्रिटिश क्राउन नहीं, कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है जिनको यहां पे आपको इंडिया का किंग बना दिया गया है। यहां पे प्रेसिडेंट होता है जो एक्चुअल में इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, यही रिपब्लिक का मतलब होता है। तो बिफोर वी बिकम अ रिपब्लिक, उससे पहले आपके गवर्नर जनरल होता था, वाइसरॉय होता था, ये सारे लोग आपके इंडिया के लिए प्राइमरी एक हेड ऑफ स्टेट का फंक्शन करते थे। बट 1950 ऑनवर्ड्स इट वाज नॉट अ गवर्नर जनरल व्हिच वाज बेसिकली अ नॉमिनेटेड हेड, बट इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज एन अपॉइंटेड, हु वाज अ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से हमारा रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जो है वो 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स आपका इस दिन से कमेमोरेट होना स्टार्ट हो गया। ओके, ये तो था रिगार्डिंग व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। इस बार का जो रिपब्लिक डे हुआ है उसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन से नंबर का ये रिपब्लिक डे था। तो आई एम श्योर अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करके भी ये आंसर निकाल सकते हो, बट रिपब्लिक डे 2025 वाला जो था ये 76 नवंबर का आपका रिपब्लिक डे था, विच मींस हमने 75 ईयर्स टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस साल का जो रिपब्लिक डे था उसकी थीम क्या थी? गवर्नमेंट ने इसकी थीम क्या रखी थी? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, गोल्डन इंडिया। ठीक है, स्वर्णिम भारत, गोल्डन इंडिया, विरासत और विकास, यानी हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। सो दिस वाज द थीम, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट वाज द थीम ऑफ 76 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप लोगों के लिए। ओके, इसके अलावा की लीडर्स कौन थे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आपका जो रिपब्लिक डे होता है इट इज लेड बाय द्रौपदी मुर्मू और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन इज बेसिकली द चीफ गेस्ट। एंड इस साल हमने चीफ गेस्ट बुलाया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, एंड यू शुड नो द नेम ऑफ दैट प्रेसिडेंट आल्सो। हिज नेम इज प्रबोवो सुबिआंतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। अभी वहां पे इलेक्शंस हुए हैं एंड ही इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया के रिपब्लिक डे के जो पहले चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और उनका नाम था सुकार्नो। सो दैट्स व्हाई कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, जिस कंट्री के प्रेसिडेंट को हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, 75th एनिवर्सरी के बाद हमने फिर से उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट को यहां पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करा है। एंड मोर ओवर 76 रिपब्लिक डे था एंड इट वाज अ 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया ऑल्सो, कि इंडिया और इंडोनेशिया ने एक दूसरे को एज अ सॉवरेन नेशन यहां पे एक्सेप्ट कर लिया था 75 इयर्स अगो। तो ये आप कह सकते हो कि यहां पे हमने हमारी 75 इयर्स ऑफ रिलेशंस को भी कमेमोरेट करा है। एंड इफ यू विल कीप रीडिंग द न्यूज यू वुड सी कि जो प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ इंडिया ने बहुत सारे नए एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं, स्पेसिफिकली फोकस ऑन द डिफेंस सेक्टर। तो वहां पे डिफेंस, इंडियन ओशन के सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे हमने वहां पे रेजोल्यूशन साइन भी करे हैं। ओके, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करी जाए सो करीब 31 टेबलॉक्स जो थे आपके, बेसिकली जो झांकियां होती हैं उनको टेब्लियोक्स बोला जाता है। 31 कुछ ऐसे साइन हुए थे, कुछ यहां पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करी थी 15-16, बाकी आपके इंडिया के सेंटर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे DRDO, ये सब ने भी अपने अपने यहाँ पे टेब्लियोक्स जो थे उनको यहाँ पे शोकेस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 न्यू टेब्लियोक्स थे यहाँ के अंदर में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक तो था बिरसा मुंडा जो ट्राइबल लीडर्स माने जानते हैं।
बहुत सारे ट्राइबल जो पीपल हैं वो बिरसा मुंडा को अपना गॉड ही मानते हैं। सो उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी चल, दिस इज 150th ईयर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, तो इस वजह से भी इस पर्टिकुलर ट्राइबल लीडरशिप पे और ट्राइबल इश्यूज पे बहुत फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर साल में। तो 150 ईयर्स कंप्लीट होने पे बिरसा मुंडा की एक पर्टिकुलर यहाँ पे टैबलेट्स निकाला गया था, और दूसरा था कि यहाँ पे 75 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हुए हैं, तो एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर से रिलेटेड भी हमने टैबलेट्स था। सो यू शुड नो दिस कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उनके एफर्ट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को यहां पे कमेमोरेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमने यहां पे एक टैबलेट्स जो था वो उनका भी यहां पे निकाला गया था। इसके अलावा और क्या की फीचर्स है इस परेड के, सो यू शुड नो दिस कि पहले राजपथ बोला जाता था, अब उसे कर्तव्य पथ बोला जाता है। पहले राज करने का रास्ता था और अब कर्तव्य निभाने का रास्ता है। तो इस आइडियोलॉजी के साथ कुछ साल पहले जिस पर्टिकुलर रोड के ऊपर पे, जिस पर्टिकुलर रूट के ऊपर पे आपका ये पर्टिकुलर रिपब्लिक डे परेड होती है, उसका नाम है कर्तव्य पथ। ओके, ये पर्टिकुलर परेड स्टार्ट होती है फ्रॉम द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो यहाँ पे जो भी इंडिया के सारे आपके फॉलन सोल्जर्स हैं, आपके जो जितने भी शहीद हैं, उन सबको यहाँ पे उनके लिए एक मेमोरियल क्रिएट करा हुआ है। तो वहां पे रेड सेरेमनी के थ्रू यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर परेड है वो स्टार्ट होता है, एंड फिर फाइनली कर्तव्य पथ से होके ये मूव करता है। पहले रिपब्लिक डे की इंफॉर्मेशन दी हुई है विच वी हैव जस्ट डिस्कस 1950 में, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट, इट वाज प्रेसिडेंट सुकार्नो of Indonesia also. So that's why this particular point also becomes important कि because पहले चीफ गेस्ट भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। 76 आपके रिपब्लिक डे पर भी अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को ही यहां बनाया गया, तो उनका नाम कौन था, फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड रिमेंबर दिस, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी नो दिस, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड ही वाज द वन हु होस्टेड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहां पे एडिशन हुआ गया, टैब्लू जो था, उसमें जो टैब्लू में एक एडिशन था, दैट वाज एक पहला फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस टैब्लू। यूजुअली जो आपके जितने भी झांकियां निकाली जाती हैं, टैबलेट्स निकाले जाते हैं, उन सब के अंदर में आर्मी का, नेवी का और आपके एयरफोर्स के टैब्लेट्स अगर आते हैं तो अलग अलग होते हैं। बट यहां पे हमने, बिकॉज हम थिएटर कमांड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से एक ट्राई सर्विस टैब्लो भी हमने यहां पे ऐड किया था, विच वाज बेसिकली कि यहां पे तीनों सर्विस का जो टैब्लो था, जो झांकी थी, वो एक साथ ही आपको शोकेस करी जा रही थी। Okay, so this is some important facts regarding key features of the parade. ओके, अब वी आर नॉट डन विद द रिपब्लिक डे, बिकॉज रिपब्लिक डे के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट टैबलेट जो होती है, इट इज बेसिकली द शोकेसिंग ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रावेस ऑल्सो। बेसिकली इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्या क्या हमने यहाँ पे अचीवमेंट्स करे हैं, उन सबको भी यहाँ शोकेस किया जा सकता है। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ द रिपब्लिक डे। एवरीवन लुक फॉरवर्ड्स कि इस बार की आपकी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो अपने कौन से यहाँ पे मिसाइल शोकेस करने वाली है, कौन से यहाँ पे अपने वो हथियार शोकेस करने वाली है। तो इसलिए इस बार जो इंपॉर्टेंट कुछ आपके यहाँ पे वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया गया, उनको हम डिस्कस करेंगे। वाई सो? बिकॉज आपके क्लैट एग्जाम के अंदर में, आपके एलेट एग्जाम के अंदर में, एंड मोर ओवर आपके जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके अंदर में डिफेंस सेक्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मेनी अ टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स अप रिगार्डिंग दिस वेपन सिस्टम। तो हर कुछ पता करना फिर भी जरूरी नहीं होगा, बट बेसिक्स हर किसी का पता होना, एटलीस्ट नाम पता होना, या किस टाइप का वो आपका वेपन सिस्टम है, किस टाइप का वो मिसाइल सिस्टम है, वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक पर्टिकुलर मिसाइल शोकेस करी जिसका नाम है प्रलय। प्रलय जो है ये एक क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होते हैं जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल पे वर्क करते हैं, यानी कि आप इनको मैन्यूवर नहीं कर सकते हो, ये आपका बेसिकली प्रोजेक्टाइल मूवमेंट करते हैं। तो ये क्वाज़ी बैलिस्टिक यानी इसको थोड़ा सा मैन्यूवर किया जा सकता है। तो ये किस टाइप की मिसाइल है? सो इट्स अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है आपका, बैलिस्टिक मिसाइल है विद मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। तो जब आप लॉन्च करते हो तब आप इसको मैन्यूवर नहीं कर सकते हो, बट ये जब री एंट्री करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर आके जब अंदर वापस आता है, उस टाइम में आप इसको मैन्यूवर भी कर सकते हो। सो विच इज अ बिग एडवांटेज फॉर अस। और इसकी रेंज क्या है? सो मैनी टाइम रेंज इज ऑल्सो आस्क्ड। तो इसकी रेंज है 150 से 400 किलोमीटर के बीच में।
ओके, यूजुअली शॉर्ट रेंज होते हैं जिनकी रेंज होती है 200 से 300 किलोमीटर्स, बट ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि जिस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि ये शॉर्ट रेंज है, मिड रेंज है, लॉन्ग रेंज है। डिफरेंट मिसाइल टाइप्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज अपने शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है, बट यहां पे 150 से 400 किलोमीटर इसकी पर्टिकुलर रेंज है। अब ये इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल डेजिग्नेटेड फॉर अ कन्वेंशनल रोल। तो ये इंडिया की पहली इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल है जो बेसिकली कन्वेंशन रोल में आपका सेट हो सकती है। ओके, इसके बाद सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट फेमस मिसाइल ऑफ इंडिया इज द ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। ब्रह्मोस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नाम ही इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मोस जो वर्ड है, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल का नाम है, ये दो रिवर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इट्स ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्कोवा। एक तो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है इंडिया की, और दूसरी है मॉस्कोवा रिवर, जिसके बैंक्स पे आपका सिटी ऑफ मॉस्को आपका स्टैब्लिश्ड है। तो वहां पे ये जो पर्टिकुलर दोनों कंट्रीज हैं, इन दोनों ने मिलके इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करा है। ऑल्दो इट्स प्राइमरली अ इंडियन प्रोजेक्ट, बट दोनों ने मिलके करा है, और इसका नेमिंग भी दोनों की जो माइटी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा, इन दोनों के बेसिस पे इस पर्टिकुलर मिसाइल का नाम रखा गया है। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड करेंटली। इससे बेटर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी वर्ल्ड में किसी कंट्री की नहीं है, सबसे बेस्ट मिसाइल यही है। अब यहां पे आपने देखा, यहां बैलिस्टिक है, यहां पे क्रूज मिसाइल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसको लॉन्च करने के बाद अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इट इज फ्री। तो मतलब कि अगर मैंने एक बार लॉन्च कर दिया, इसका एक टारगेट फिक्स कर दिया, तो ये अभी उस टारगेट पे ही फॉल करेगी। बट जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं उनको आप मैन्यूवर कर सकते हो। लेट्स से एयर के अंदर में आप उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, उसका टारगेट चेंज करना चाहते हो, उसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, तो ये सब चीजें क्रूज मिसाइल के अंदर में पॉसिबल होती हैं। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, विच मींस इनका जो मैक वैल्यू होता है, मैक इज बेसिकली जिससे हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं विद इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड में कितना फास्ट है वो मैक में मेजर किया जाता है। तो मैक अगर 1, मैक की वैल्यू अगर 1 होती है, विच मींस इसकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड है। और मैक 1 से अगर ऊपर चली जाती है तो उसको सुपरसोनिक बोला जाता है। मैक 5 से ऊपर चली जाती है, 5 के 5 से ऊपर चली जाती है तो उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड की सबसे एडवांस यहां पे ये क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी यहां पे शोकेस किया गया था। ओके, इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या है? फ्रॉम बिटवीन 290 टू 700 किलोमीटर्स। तो कई क्वेश्चंस, कईयों के क्वेश्चंस ये आते होंगे कि सर ये 290 से 700 इतना ज्यादा रेंज कैसे होता है? सो इट बेसिकली कि इसके अंदर में आप कितना बारूद भर रहे हो, इसमें अपना वॉरहेड कितना है और इसके अंदर में फ्यूल कितना है। तो अगर आपने वॉरहेड हल्का रखा, उसके अंदर में बारूद कम है या जो भी आप फ्यूल, बिकॉज दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियर केपेबल ऑल्सो, सो डू नॉट थिंक इसके अंदर में सिर्फ आप कन्वेंशनल आपका वॉरहेड फिट कर सकते हो, इसके अंदर में आप न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट कर सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूल भी इसके अंदर में पुट अप कर सकते हो। तो अगर आपने इसके अंदर में जो फ्यूल की क्वांटिटी है उसको ज्यादा रखा और आपके वॉरहेड की क्वांटिटी को, अमाउंट को कम रखा, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम अगर वो एक हैवी वॉरहेड है उसके अंदर में, तो फ्यूल कंटेंट आपको कम करना पड़ेगा, इस वजह से उसकी रेंज कम हो जाएगी। बट ऑपरेशनल रेंज मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में ये इजीली आपका फंक्शन कर सकता है। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इंडिया और रशिया ने इसे जॉइंटली यहां पे डेवलप करा है, एंड दिस इज अ मिसाइल व्हिच इंडिया इज आल्सो एक्सपोर्टिंग। एंड नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको आंसर करना है कि जो पर्टिकुलर मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, व्हिच फॉरेन कंट्री इट इज जिसको हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट 1 लाइन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री को हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर हमें किसी कंट्री से मिला है लास्ट ईयर ही, तो यू वुड बी इजीली एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बाकी चीज देखें तो एक बहुत ही फेमस हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका। पिनाका, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। तो रॉकेट अपने आप तो लॉन्च होगा नहीं, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। शॉर्ट में MBRLS भी बोला जाता है इसको। और इंडिया का जो सबसे एडवांस है उसको बोला जाता है पिनाका, उसका नाम पिनाका रखा गया है। अब पिनाका ये वर्ड कहां से आता है? तो पिना इज एक्चुअली द नेम ऑफ माइथोलॉजिकल बो ऑफ लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा का एक व्हाट शुड आई से, जो
धनुष होता है, माइथोलॉजिकल है आपका बेसिकली लॉर्ड शिवा का, वो उसका नाम पिनाका है और उसी बेसिस पे हमने इसका नाम भी बेसिकली वही रखा है। तो जैसे धनुष आप तीर छोड़ते हो, ये पर्टिकुलर जो आपका पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, इससे आप रॉकेट्स को लॉन्च करते हो। इंटरेस्टिंग इसकी इसका जो रेंज है वो 75 किलोमीटर तक हमने इंक्रीज कर दिया है। पहले इसका रेंज 60 तक था, अब 75 था, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 300 किलोमीटर्स, कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू आप 300 किलोमीटर तक रॉकेट को लॉन्च कर पाओगे। ऐसे बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास में इतनी लॉन्ग रेंज के आपके रॉकेट लॉन्च सिस्टम मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि मैन्योवरेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज लेट्स से कि आप इस पर्टिकुलर पिनाका सिस्टम को ले जा सकते हो डिफरेंट एरियाज में। जैसे आप इसे जम्मू कश्मीर में ले गए, आप इसको कोस्टल एरियाज में ले गए, आप इसको डेजर्ट एरियाज में ले गए, और वहां से अब आप इनको लॉन्च कर पा रहे हो। तो बिकॉज इसमें मैन्योवरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए मिसाइल सिस्टम्स बन जाते हैं। ठीक है, और यहां पे कितने रॉकेट्स आप लॉन्च कर सकते हो, तो 44 सेकेंड्स के अंदर में आप 72 रॉकेट्स इसके अंदर में लॉन्च कर पाओगे। सो यू कैन सी कि आप इससे कितना ज्यादा जो आपकी एनिमी फोर्सेस हैं उनको यहां पे अटैक कर सकते हो। इसके अलावा सिमिलरली एक BM-21 का ग्रैड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। सो जस्ट लाइक दिस लॉन्च सिस्टम एक और हमने लॉन्च करा है, ये आपका एक्वायर्ड था और अब हमने इसको इंडिजिनसली इसको डेवलप करा है और इसको हमने इंक्रीज करा है, और अब इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक हो चुकी है। तो दिस इज अनदर सच लॉन्च सिस्टम जैसे आपका पिनाका दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एक नया हमने यहां पे सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करा है जिसका नाम है संजय। तो संजय ये वर्ड आता है आपका महाभारत से। सो संजय वाज द वन जिसके पास दिव्य दृष्टि थी और उन्होंने आके धृतराष्ट्र को, बिकॉज ही वाज अ ब्लाइंड पर्सन, ही वाज अ ब्लाइंड किंग, तो जो संजय थे ही वाज एबल टू सी व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द वॉर फील्ड, और वो वहां पे पूरा का पूरा एज इट इज डिक्टेट करके उनको बता रहे थे कि अब यहाँ पे वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने जो हमारा बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है उसका नाम भी संजय रखा है, जो हमें एक बैटलफील्ड के ऊपर पे क्या क्या चल रहा है उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करने में, उसको पूरा ध्यान रखने में हमारा पूरा हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, एनहांसेस सिचुएशनल अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा। तो हमें रेगुलरली बैटलफील्ड डेटा मिलता रहेगा। किसने इसको डेवलप करा है? सो दिस हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो भी इंपॉर्टेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं, दिस इज यूजुअली द बेल कंपनी, तो जो इसको बनाती है। साथ में इंडियन आर्मी ने इसके अंदर में हेल्प करा है कि आपको किस टाइप का या इनको किस टाइप का सिस्टम यहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक इसके अलावा एक एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी करा है। बेसिकली आर्टिलरी गन्स होती हैं जो आपको बहुत सारी फायरिंग करने में हेल्प करता है, तो इसको टो करके आप कहीं पे ले जा सकते हो। ATAGS भी बोला जाता है। दिस इज अगेन इंडिजिनसली डेवलप्ड टाउड आर्टिलरी गन, जिसको आप टो करके कहीं पर भी ले जा सकते हो, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पावर में हेल्प करता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर गन। बोफोर्स गन जो थी ये भी एक आपका आर्टिलरी गन सिस्टम ही था, जिसने हमें आपके कारगिल के टाइम पे, कारगिल वॉर के टाइम पे बहुत हेल्प करी थी। ओके, सो अनदर दिस इज वन सच आपका ATAGS, जिसको भी यहां पे शोकेस करा गया था। तो कुछ ये 5 हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वहां पे शोकेस करी गई थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे होते हैं, नो एडिशनल फंड्स फॉर MG नरेगास वेजेस डिलेड। अब यहां पे ये पर्टिकुलर न्यूज हमने कुछ टाइम पहले भी MG नरेगा को करा था, तो हम उसको तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस न्यूज इज रिगार्डिंग कि यहां पे जो MG नरेगा स्कीम है उसके अंदर में एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड थे, मतलब जो उस बजट के अंदर में एलोकेशन करा गया था उतना फंड जो है वो यूटिलाइज हो चुका है और हमें और भी एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और यहां पे कोई एडिशनल फंड्स नहीं दिए गए, जिस वजह से जो आपकी लेबर है जो इसमें वर्क कर रही है उनके वेजेस का देयर इज अ डिले। अब यहां पे ये इश्यू क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो MG नरेगा एक्ट है उसके अंदर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी पेमेंट करने, स्पेसिफिकली वेजेस का पेमेंट है वो 7 डेज के अंदर में हो जाना चाहिए, और यहां पे कई सिचुएशन के अंदर में 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है जहां पे लेबर को अपना लेबर का कॉस्ट, मतलब उनके वेजेस को नहीं मिला। एंड द रीजन इज कि जो MG नरेगा का बजट था इस साल का वो यहां पे पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, तो उनको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एलोकेट नहीं करी है। तो यहां पे एक बार थोड़ा बेसिक समझते हैं सो दैट आप इस न्यूज को समझ पाए। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट, MG नरेगा जो है ये एक्ट जो है आपका ये 2005 में आया था, जिसके बेसिस पे हमने MG नरेगस, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में लॉन्च करी थी। और 2006 में जो पर्टिकुलर स्कीम है ये हमने रूरल एरियाज में लॉन्च करी थी।
जिसमें हमने 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देने का, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का यहां पे वादा किया था। तो यहां पे एक स्टैट्यूटरी हमारा प्रॉमिस है, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के अंदर में, मैनुअल लेबर के अंदर में। और इस स्कीम की खासियत यह थी कि इट इज बेसिकली अ डिमांड ड्रिवन स्कीम, विच मीन्स कि अगर लोग काम मांगने आएंगे तो उनको काम दिया जाएगा। तो यहां पे काम पहले डिसाइड नहीं हो रहा है, यहां पे डिमांड अगर कोई करता है तो उसी बेसिस पे काम भी जनरेट करके दिया जाता है और अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पे यूजुअली नरेगा की डिमांड तब बढ़ती है जब आपके रूरल के अंदर में, रूरल एरियाज के अंदर में एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रेस हो, बेसिकली जॉब डिस्ट्रेस हो, मतलब रूरल एरियाज के अंदर में काम की कमी है। Why so? बिकॉज आपके रूरल एरियाज के अंदर में प्राइमरली जो काम होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, और किसी वजह से या तो वहां एग्रीकल्चर का ऑफ सीजन है, ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने हर कोई क्रॉप शो कर रहा होता है या उनकी हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। देयर आर बेसिक एग्रीकल्चर साइकिल्स फॉर इट। तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर जहां पे एग्रीकल्चर फील्ड में कोई काम नहीं होता और इस वजह से उससे रिलेटेड कोई भी एसोसिएटेड वर्क नहीं होता है। तो यूजली उस टाइम में आप एमजी नरेगा के अंदर में जो रूरल लेबर है वो यहां पे जाके अपना काम मांग सकती है। तो बेसिकली इट्स डिमांड ड्रिवन। एंड बहुत बार ये होता है कि ऑल्दो एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक रीजंस कि इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई, इस बार ठंड ज्यादा नहीं पड़ी, कम पड़ी, उस वजह से फसल का डिले हो चुका है या अर्ली हो चुकी है, इस वजह से भी कई बार काम की डिमांड बढ़ जाती है। एंड वी नो दिस वेरी वेल कि इंडिया के अंदर में जॉब क्रिएशन का जो रिकॉर्ड है वो वैसे ही पुअर है। यहां पे एजुकेटेड लोग जो है, अर्बन एरियाज में जो लोग हैं उनको ही जॉब्स नहीं मिल रही, तो रूरल एरियाज के अंदर में भी जॉब्स की कमी अकॉर्डिंगली हो रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में जब उनको कुछ नहीं मिलता, इस वजह से वो नरेगा में काम के लिए जाते हैं। तो इस वजह से पिछले कई साल से, स्पेशली सिंस कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा नरेगा के अंदर में डिमांड बढ़ती जा रही है। और दिस इज नॉट समथिंग जो इस साल नया हुआ है, ऐसा हर साल ही हो रहा है कि यहां पे नरेगा के लिए एडिशनल फंड्स की डिमांड करी जाती है, और इस साल यूजुअली हर बार उसको फुलफिल कर दिया जाता था, बट इस बार एडिशनल फंड्स एलोकेट नहीं कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इस वजह से वेजेस का डिले हो रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 7 डेज के अंदर में यहां पे वेज पेमेंट हो जाना चाहिए, और जो कुछ सिचुएशन में 1 महीने से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है, विच इज बेसिकली वायलेशन ऑफ एमजी नरेगा एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट का यहां पे सीधे सीधे वायलेशन होता है। अब ये वायलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें 60% जो कॉस्ट होती है, 60% जो मटेरियल की कॉस्ट होती है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसमें जो भी मटेरियल लगेगा, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, उसका 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% यहां पे स्टेट गवर्नमेंट देती है। अपार्ट फ्रॉम इट 100% जो लेबर कॉस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो जो वेजेस होती हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं, बट ये 60% कॉस्ट है, ये भी तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो बिकॉज यहां पे आपके 60% का पेमेंट नहीं होता है, इस वजह से जिन पर्टिकुलर वेंडर्स के थ्रू काम मिल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, वो आगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, और आगे जो है गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास काम एलोकेट करने के लिए वो काम नहीं हो रहा है, बिकॉज उनके पास में मटेरियल नहीं है। दूसरा रीजन कि यहां पे 100% वेजेस पेमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बट यहां पे बिकॉज 60% नहीं कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये पर्टिकुलर पैसा जो है, कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को यहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देने के अंदर में यहां पे वो फोकस कर रही है। तो इस वजह से भी आपका जो पेमेंट है वो डिले होता जा रहा है। तो यहां पे ये इश्यू इसलिए रेज हुआ है बिकॉज आपका यूजुअली जब भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो नरेगा को चलाती है, जब भी वो एडिशनल फंड्स की डिमांड करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, हर बार इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया गया है और उसमें एलोकेशन कर दिया गया है, बट इस साल उस एलोकेशन को नहीं किया गया है। सो वेरी सून आपका बजट आने वाला है 1 फरवरी को, प्रोबेबली ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट गुड कि बहुत स्पेसिफिक केस में जहां पे सबसे जो पुअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं वही नरेगा में काम करते हैं, एंड दोज आर द पीपल विच आर नॉट एबल टू गेन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। उनकी जो वेजेस हैं, जो उनका हक है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो दिस इज अ सीरियस इशू इन दैट पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा कि पहले होता है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोविड के टाइम में बहुत सारे, बिकॉज हर जगह लॉकडाउन था, तो बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में अपनी जॉब छोड़ के अपने गांव चले गए, एंड वहां पे भी वो बेरोजगार थे, उनके पास काम नहीं था। तो एकदम से नरेगा के अंदर में जो वर्क का डिमांड है वो बहुत इंक्रीज हो गया, एंड सो मच सो कि उसका एलोकेशन उस साल में 61,500 करोड़ रुपीस था।
सो नरेगा का एलोकेशन 2021 में था 61,500 करोड़, और बाद में जब एडिशनल फंड्स डिमांड करे गए, बिकॉज यहां पे वर्क का डिमांड बढ़ गया था, इट वाज रेज टू 1,11,500 करोड़। इतना इंक्रीज कभी नहीं हुआ है, और ये बेसिकली बिकॉज उस साल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से इंक्रीज करा गया। बट दिस इज द एक्सटेंट, डबल ही कर दिया गया यहाँ पे टोटली, जो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डिमांडेड, मोर देन डबल ही था यहाँ पे एक्चुअल में ये आपका। तो इस तरीके से आपका एडिशनल फंड्स का डिमांड किया जाता है एंड यूजुअली इसको एलोकेट कर दिया जाता है। बट इस बार मे बी बिकॉज सरकार के पास ही शायद फंड नहीं हो, इस वजह से यहां पे एलोकेशन नहीं किया गया है। ओके, तो ये इश्यू है आपका। अगर आपको नरेगा डिटेल में और समझना है तो आप 4-5 दिन पुरानी क्लास दिखेंगे, तो उसमें 24 ऑफ जनवरी का आई थिंक क्लास है, जिसके अंदर में हमने एमजी नरेगा को भी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो दिस पर्टिकुलर न्यूज इज ओनली अ वन लाइनर, बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एलेट के एग्जाम में पहले आया हुआ है। एंड यहां पे बेसिकली क्या हुआ है, यहां पे एक बहुत ही रेनाउंड आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी डेथ हो गई है। एंड व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज डॉक्टर KM चेरियन, दोनों न्यूज़पेपर में इनको कवर किया गया है। डॉक्टर KM चेरियन वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया टू परफॉर्म कोरोनरी बाईपास सर्जरी। तो जो हार्ट सर्जरी आज इतनी कॉमन हो गई है, फर्स्ट टाइम जिस पर्सन ने करी थी इट वाज डॉक्टर KM चेरियन, एंड ही वाज आल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी और बहुत ही मिनिमम रेट पर भी इन्होंने बहुत सारी हार्ट सर्जरी करी थी। उन्होंने उनकी कॉस्ट जो थी उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करा है बाय ट्रेनिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, सो दैट ये जो पर्टिकुलर सर्जरी है, हार्ट सर्जरी विच हैज बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया नाउ, ये आपकी अफोर्डेबल हो जाए इंडियन सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम जो है, और इन्होंने जो पर्टिकुलर अचीवमेंट करा है, ही इज द फर्स्ट सर्जन, फर्स्ट हार्ट सर्जन और फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट टू परफॉर्म कोरोनरी बाईपास सर्जरी इन इंडिया। तो ये एक वन लाइनर है, बट आई वुड से कि डू नॉट मिस आउट ऑन सच इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच डायरेक्टली कम इन योर एलेट एग्जाम। क्लैट में आने के चांस कम होते हैं बिकॉज वहां वन लाइनर का स्कोप नहीं होता है, बट एलेट या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे वन लाइनर्स आ सकते हैं, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर इवन फॉर नॉन लॉ एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो CUT अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं। एंड्योरिंग कमिटमेंट टू द इंडो पैसिफिक। सो हिंदू के अंदर में एडिटोरियल आया है, एंड वी हैव डिसाइडेड कि इस साल हम एडिटोरियल्स को भी गो थ्रू करेंगे, बिकॉज एडिटोरियल्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन। तो यूजुअली इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो इसके अंदर में क्या क्या है उन सबको हमने डिस्कस करा है, और उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडो पैसिफिक, ये टर्म क्या है। So as the name suggests, Indo-Pacific is basically the ocean region of Indian Ocean and Pacific Ocean. ठीक है, तो यहां पे जो इंडियन ओशन है प्लस आपका जो पैसिफिक ओशन है और इसके जो आसपास की कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन करती हैं। सो फॉर एग्जांपल यहां से आप अफ्रीका से अगर स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा इंडियन ओशन हो जाएगा, एंड यहां पे आपका USA आ जाता है, और यहां पे आपका एशिया का और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है आपका। तो इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन, और ये जो पूरा रीजन है इसी को ही इंडो पैसिफिक बोला जाता है। अब यहां पे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन, उसको मैंने जोड़ के एक नया नाम कर दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडो पैसिफिक जो वर्ड है, जो टर्म है, दिस इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म नाउ। इट इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म। एंड व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? तो जियोपॉलिटिक्स कि जब आप किसी एरिया की पॉलिटिक्स उसकी ज्योग्राफी से डिटरमाइन होनी स्टार्ट हो जाए, कि किसी एरिया की ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया की जो पॉलिटिक्स है वो उस ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। एंड अ वेरी गुड एग्जांपल वुड बी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, स्पेसिफिकली आप कोल्ड वॉर, अगर आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हो, यूएस और यूएसआर डिवाइडेड थे। पाकिस्तान जो एरिया है या अफगानिस्तान जो रीजन है वो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा रीजन पड़ता था जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता था आपके कम्युनिस्ट स्टेट से, विच मींस कम्युनिस्ट स्टेट को अगर इंडियन ओशन की तरफ आना है तो यहां से उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता था, और यहां पे यूएस जो था वो यहां पे काउंटर करना चाहता था द इंपैक्ट और द इफेक्ट ऑफ और द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट ऑन द इंडियन ओशन। तो इस वजह से दोनों की दोनों जो कंट्रीज थी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन को यहां पे डोमिनेट करना चाहती थी। एंड इसी वजह से यू वुड सी कि पहले रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर में ऑक्यूपेशन करा, फिर उसके काउंटर में यूएस ने तालिबान को स्टैंड करा, फिर धीरे धीरे वो तालिबान ही उस यूएस पे भारी पड़ गया, एंड फाइनली फिर यूएस को वहां इंटरफेयर करना पड़ा। एंड आज भी अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आज भी
मिडल ईस्ट और जो आपका साउथ ईस्ट एशिया उसको इंटरकनेक्ट करती है। अगर आपको लैंड कॉरिडोर के थ्रू मिडल ईस्ट से इंडियन ओशन की साइड में आना है, या इंडिया साउथ ईस्ट एशिया को यहां पे अप्रोच करना है, या साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट को अप्रोच करना है, तो लैंड रूट तो जो है आपका वो पाकिस्तान अफगानिस्तान होके ही जाता है, इसलिए भी वो एक इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो आपका इंडो पैसिफिक है, ये भी एक जियोपॉलिटिकल टर्म है, बिकॉज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जितनी भी ट्रेड होती है, वहां पे जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहां जो भी डिफेंस के इश्यूज हैं, वो सारे के सारे आपके इस इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू पे डिटरमाइन होते हैं। And why this particular term has become important? Because this is a term which has been generated by United States of America. USA ने इसको जनरेट करा है, and USA पहले एशिया पैसिफिक पे फोकस करता था, which was primarily in the Pacific Ocean, but अब उसने इंडियन ओशन को भी अपने पर्टिकुलर इस स्पीयर के अंदर में, अपनी इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर में, पॉलिटिक्स के अंदर में इंकॉर्पोरेट करा है। तो एशिया पैसिफिक से हम मूव कर चुके हैं टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले जो आपका यूएस था, वो सिर्फ एशिया पैसिफिक के ऊपर पे फोकस करता, विच वाज बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन। जो आपका ये ईस्ट एशिया, साउथ एशिया वाला रीजन है आपका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ यहीं तक फोकस था। इंडियन ओशन इसके अंदर में नहीं फॉल करता था। तो जो यूएस था वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ही अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी, अपनी डिफेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा फ्रेम कर रहा था। और अब जो वो पॉलिसी फ्रेम कर रहा है वो सिर्फ यहां तक के लिए नहीं, उसके अंदर में इंडियन ओशन को भी उसने इंकॉर्पोरेट कर लिया। And what is the primary reason for incorporating Indian Ocean is that it want to defeat the influence of China in this particular region. Because China यहां पे एक सुपर पावर बन के निकल रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ही जो आपका यूएस है वो इंडो पैसिफिक के अंदर में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर रहा है, सो दैट चाइना के इन्फ्लुएंस को इस पर्टिकुलर रीजन में भी कम करा जा सके। ठीक है, तो वहां से इंडो पैसिफिक रिप्लेसेस द टर्म एशिया पैसिफिक, ब्रॉडनिंग द जियोग्राफिकल स्कोप टू इंक्लूड द इंडियन ओशन अलोंगसाइड ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक रिंग। सो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। अगर आप वो डायग्राम देखोगे तो आपको और भी सिंपल समझ में आ जाएगा कि पहले एशिया पैसिफिक था, अब उसको ब्रॉडन करके उसमें इंडियन ओशन को भी इंक्लूड कर दिया अलोंगसाइड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। बेसिकली दैट रीजन इज पैसिफिक रिम ओनली। और यहां पे हमारा मेन फोकस कहां पे? यहां पे हमारा मेन फोकस है ऑन काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। यस, देयर इज फोकस ऑन मैरीटाइम security on lines of communication etc, but the main focus is on basically counterbalancing China's growing influence in the Indo-Pacific region and the countries which border these particular region। तो यहां पे हम डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन विच इज नॉट अ गुड थिंग कि कोई आउटसाइड कंट्री है जो कंट्रीज के अंदर में पॉलिटिक्स हो रही है, उसके ऊपर भी फोकस कर रही है कि कौन सी गवर्नमेंट है जो हमारे सपोर्ट में रहेगी, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे अगेंस्ट जाएगी हम उसको काउंटर कर रहे हैं। एंड यस, इकोनॉमिक कॉपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ योर यूएसए। ओके, तो यहां पे एंड इसी वजह से यहां पे आपका बिकॉज इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट हो गया, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंदर में आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस है। कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर क्वाड है, ये जो इंडो पैसिफिक यूएस की स्ट्रैटेजी है और साथ में बाकी कंट्रीज की भी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, बिकॉज जो चाइना है वो बहुत ज्यादा आपका पावरफुल होता जा रहा है और वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। पावरफुल बनने में इश्यू नहीं है, वो डोमिनेट भी करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन को। इस वजह से जो आपका क्वाड है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इस आर्टिकल को जब आप रीड करते हो तो यहां पे इस इंडो पैसिफिक की सिग्निफिकेंस को ही यहां पे बताया गया है। और यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो मेजरली बात किस चीज की कर रहा है कि यहां पे अभी यूएस के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बिगिन हिज सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो यहां पे एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करा गया कि जब ट्रंप 1.0 था, उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल था, तब उस टाइम में किस टाइप की इंडो पैसिफिक की पॉलिसी थी। उसके बाद जो बाइडेन जब आए तब किस टाइप की पॉलिसी थी, एंड व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी फॉर ट्रंप 2.0 ऑल्सो। तो अगर आप ट्रंप 1.0 देखते हो, सो इट वाज बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल एज द इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज यहां पे इंडो पैसिफिक जो टर्म है, जो अडॉप्शन है, वो बेसिकली ट्रंप 1.0 में ही हमने अडॉप्ट किया था। सो इट नॉट समथिंग जो हम कोई 50 साल से 20-30 साल से कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक टर्म जो थी वो हमने जो ट्रंप 1.0 था 2017 के अराउंड, तभी हमने इसको यहां पे अडॉप्ट किया था। सो मच सो कि यूएस का जो पैसिफिक कमांड है, सो बेसिकली जो यूएस की नेवी है, वहां पे जो उनका पैसिफिक कमांड है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया यूएस इंडो पैसिफिक कमांड।
विच मीन्स कि यूएस की नेवी जो इस पैसिफिक ओशन के अंदर में एक्टिव है, जो इस पर्टिकुलर यूएस पैसिफिक कमांड एटलीस्ट इन द नेम इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन पैसिफिक रीजन्स, अब उसको रीनेम कर दिया गया है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। तो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट आल्सो 2018 में। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रम्प 1.0 के अंदर में ही जो क्वाड था, जो करीब करीब आपका डिसमेंटल हो चुका था, जो अब नॉन वर्किंग ग्रुप की तरह था, उसको वापस से यहां पे रिवाइव किया गया। ठीक है, तो यहां पे रिवाइवल भी ट्रम्प 1.0 में हुआ था, विच मीन्स इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ट्रम्प 2.0 के अंदर में भी कुछ भी चेंज ना हो और प्रोबेबली हम यहां पे डिफेंस के अंदर में, सिक्योरिटी के अंदर में और भी ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाए। ओके, सेकंड, कंटिन्यूटी अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो यहां पर भी जो इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस है उसको उसी तरह से रिटेन करा गया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। मोर ओवर इसको और भी सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना स्टार्ट हुआ, सो मच सो दैट 2021 के अंदर में क्वाड लीडर्स की पहली समिट हुई, इन पर्सन समिट। तो फर्स्ट एवर क्वाड लीडर जो इन पर्सन समिट हुई थी दैट वाज होस्टेड बाय यूएस ओनली, और 2021 में इट वाज द यूएस गवर्नमेंट व्हिच होस्टेड द क्वाड समिट। एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि जो ट्रम्प 2.0 2025 से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर में भी इसी का ही कंटिन्यूएशन होगा विद सम चेंजेस। वन चेंज वुड बी कि यहां पे जो पर्टिकुलर ट्रम्प की पॉलिसी है विद रिगार्ड टू नेटो, कि नेटो के अंदर में इट वाज मेजरली द यूएस जो बेसिकली उसमें फंडिंग कर रहा था। मेजर जो नेटो का डिफेंस बजट था उसमें यूएस कंट्रीब्यूट कर रहा था, और यहां पे भी क्वाड के अंदर में भी इट इज द यूएस व्हिच इज द प्राइमरी स्पेंडर इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन बाय द क्वाड मेंबर्स। तो यहां पे ही माइट डिमांड कि यहां पे जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इक्वली यहां पे यूएस के साथ बजटरी एलोकेशन में सपोर्ट करें। उसके अलावा वी बिलीव कि इट वुड बी अ बाय पार्टीसन कंसेंसस ऑन द इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बाय पार्टीसन? बाय पार्टीसन मतलब इसका कोई अपोजिशन नहीं है। यूएस के अंदर में चाहे रिपब्लिकन पार्टी आए, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी आए, चाहे आपका लेजिस्लेटिव हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव हो, एवरीवन इज ऑन द सेम लाइन व्हेन इट कम टू इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस। तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बर्डन शेयरिंग, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, बर्डन शेयरिंग को यहां पे स्ट्रेंथन करा जाएगा, एंड प्रोबेबली नाउ फोकस वुड बी मोर ऑन हार्ड पावर डायनामिक्स। What is hard power? So एक हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। सॉफ्ट पावर इज बेसिकली द कल्चर पावर, कि आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या है, और हार्ड पावर होती है इज बेसिकली योर मिलिट्री माइट। तो यहां पे इंडो पैसिफिक के अंदर ट्रम्प 2.0 के अंदर में प्रोबेबली यहां पे हम हार्ड पावर पे ज्यादा फोकस करेंगे टू काउंटर चाइना रेदर देन यूजिंग इन्फ्लुएंसिंग मेजर्स, कि भाई आप प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे एक्सेट्रा करते हुए। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अगर आप इसको आर्टिकल को रीड करोगे, इसमें आपको इंडो पैसिफिक की हिस्ट्री समझाई गई होगी और कैसे इंडो पैसिफिक को यहां पे ट्रीट किया गया था ट्रम्प 1.0 में, बाइडेन के टाइम पे, और ट्रम्प 2.0 के अंदर में क्या प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें मेनी अ टाइम स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर पैसेज विच मींस 5 to 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं। जैसे अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखते हो तो उसके ऊपर पे एक पैसेज आपका पेरिस ओलंपिक्स पे है, एंड इट वाज बट ऑब्वियस कि इस बार आने वाला है। एंड सिमिलरली आपके जो टेनिस के इंपॉर्टेंट स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम जिन्हें बोला जाता है, उनके विनर्स जो होते हैं, उनके टूर्नामेंट्स कहां होते हैं, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। बट देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। आपको अगर टेनिस का टी भी नहीं पता है तो बहुत डरने की बात नहीं है, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। वी ऑलरेडी नो कि अगर टेनिस से क्वेश्चंस आएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो टेनिस के 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, सबसे बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं। और साल का जो सबसे पहला टूर्नामेंट होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होता है। ठीक है, और इसी तरह से 2-3 महीने के गैप के बाद आपका दूसरा टूर्नामेंट होता है विच इज फ्रेंच ओपन। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपका तीसरा ओपन होता है विच इज योर विंबलडन, जो आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो लंदन के अंदर में होता है। एंड फाइनली जो आपका 4th टूर्नामेंट होता है वो होता है यूएस ओपन, जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में आपका ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो इस तरीके से साल के टेनिस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 जो टूर्नामेंट्स हैं, इसके अंदर में मेंस विनर कौन रहा है एंड विमेंस विनर कौन रहा है, एक पॉसिबल रनर अप आप याद कर सके किसको हराया है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आई एम श्योर यू आर अवेयर कि डबल्स टूर्नामेंट भी होते हैं, कि 2 प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, एक टीम में 2 प्लेयर हैं। तो डबल्स टूर्नामेंट है मेंस के, विमेंस के और मिक्स्ड के जो होते हैं मेन और विमेन के साथ में। इन तीनों के अंदर में अगर इंडियन कोई विन कर रहा है
या फिर कुछ एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, सब जगह न्यूज में ही आने स्टार्ट हो गया है, सो बिकॉज यू नो कि न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस के साथ आ रहा है, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डबल्स टूर्नामेंट या मिक्स डबल्स में अगर कोई इंडियन आपका जो पार्टनर, इंडियन जो डुओ है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको वो याद करना होता है। अदरवाइज 4 ग्रैंड स्लैम्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर। ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम्स हैं और उसके बाद उनके मेंस और विमेंस विनर कौन से एंड इफ पॉसिबल रनर अप कौन है, वो आपको अगर याद हो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इनको अच्छे से याद करने का, इजीली याद करने का तरीका क्या है, तो जो भी किसी चीज को इजी तरीका करने याद करने का तरीका होता है, विच इज कि जब भी ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या ये न्यूज आपके न्यूज़पेपर में आपको दिखे, आप उसको स्किप ना करें, उसको रीड कर ले, सो दैट कि आपको ये जो पर्टिकुलर नाम है ये थोड़े थोड़े याद होना स्टार्ट हो जाए। ये स्पोर्ट्स में कितने बड़े प्लेयर, इन्होंने क्या अचीव करा है, इनकी अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होता है, स्टोरी पता होता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको, जब हमने रिपब्लिक डे पे डिफेंस सिस्टम डिस्कस करे, तो मैंने संजय जो है आपका सर्विलेंस सिस्टम, उसकी बैक स्टोरी बताई। संजय बेसिकली महाभारत में कैरेक्टर था जो बेसिकली धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा शोकेस करके बताता था कि इसमें क्या हुआ है। तो अगर आप उस संजय को इस संजय से कनेक्ट कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो सिमिलरली अगर आप इन पर्टिकुलर पर्सनल्स को, इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को आप बार बार पढ़ते रहते हो, तो आपको इनको नाम जो है वो इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि मुझे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई फॉलो टेनिस ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो आई रेगुलरली फॉलो न्यूज ऑल्सो। तो इस वजह से मुझे स्पोर्ट्स के अंदर में क्या चल रहा है वो इजीली पता रहता है, तो आपके लिए भी उतना ही इजी होगा इन सबको याद करना भी। ठीक है, सो बिकॉज नाउ वी ऑलरेडी नो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसके अलावा कौन से 3 आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो यू शुड नो कि कहां पे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका मेलबर्न में होता है, फ्रेंच ओपन आपका पेरिस के अंदर में होता है, रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है इसको, विंबलडन जो है आपका वो लंदन यूके के अंदर में होता है, ओल्डेस्ट आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। अब इस बार के मेन सिंगल के अंदर में आपके चैंपियन कौन बना है और रनर अप कौन था, और विमेंस में चैंपियन कौन है और रनर अप कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंस के अंदर में चैंपियन बने हैं जैनिक सिनर जो इटली से हैं, एंड दिस आई बिलीव कि इस बार की ग्रैंड स्लैम्स आपको याद करना इसलिए भी शायद इजी होगा बिकॉज ही इज नंबर 1 रैंक 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। अभी रैंक 1 भी इन्हीं की है टेनिस के अंदर में, मेंस के अंदर में, एंड मोर ओवर अभी के जो रिसेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं इसमें ही हैज बीन द विनर एंड प्रोबेबली ही इज इन हिज टॉप फॉर्म। तो आगे के जो टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर में आप ये नाम या ये नाम और 1-2 नाम और हैं, जैसे कार्लोस अल्काराज है जो आपके अल्काराज है जो आपके एक स्पेन से आपके एक निकलते हुए प्लेयर आ रहे हैं, शायद उनमें से ही कोई विजेता बनेगा। तो यहां पे मेन सिंगल में चैंपियन जैनिक सिनर था एंड ही डिफीटेड होम इन द फाइनल, सो इट वाज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो जर्मनी से हैं। तो ये नेक्स्ट बिग थिंग्स हैं आपके टेनिस के अंदर में, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेंस का विनर। विमेंस सिंगल्स के अंदर में विनर कौन है, सो देयर इट इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज शी हैज वॉन हर फर्स्ट टाइटल। तो यूएसए से मेडिसन कीज जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो इस वजह से दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनका पहला ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने जीता है एंड इन्होंने किसको डिफीट करा, सो इट इज अरीना सबालेंका जो रैंक 1 भी है आपकी, करंटली बेलारूस से बिलोंग करती हैं, और इनको डिफीट करके ये फर्स्ट टाइम आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन बनी है, पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। तो इसलिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैनिक सिनर जो है ये भी आपके यहाँ पे मेंस टूर्नामेंट जो उसके विनर है। ओके, सो रिमेंबर दीज 2 फैक्ट्स प्लस द 4 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, तो इतना ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे हम इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदू में एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, शुड गवर्नर्स हेड स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। तो ये जो पर्टिकुलर इशू है ये बहुत टाइम से आपका न्यूज में भी चल रहा है और सेंटर और स्टेट में बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो रहे हैं रिगार्डिंग की जो गवर्नर होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर में, जो स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस करना चाहती है उनको अप्रूव नहीं करता है, मे बी बिकॉज एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है उसके पीछे कि सेंटर डज नॉट सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट। और बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप वही देख रहे हो जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज बेसिकली रन बाय द अपोजिशन पार्टी। तो सेंटर में अगर बीजेपी है और स्टेट के अंदर में कोई अपोजिशन पार्टी है तो वहां पर ही ये पर्टिकुलर जो कंफ्लिक्ट है आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे क्वेश्चन सिंपली इन्होंने क्वेश्चन बना के ही ये पूरा आर्टिकल राइट करा है कि गवर्नर जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के हेड बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। सो यू शुड नो दिस कि जो भी कोई यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है उसको बोला जाता है चांसलर। आई एम श्योर जब आप किसी एनएलयू में जाओगे वहां पे कोई ना कोई आपका डेजिग्नेटेड चांसलर होगा। डे टू डे एक्टिविटी को करिकुलम के अंदर में टीचर्स को हायर करने के लिए
आपका एक वाइस चांसलर होता है जो बेसिकली चांसलर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। एंड एक और पोजीशन होती है जो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है, जिसमें चांसलर की जगह वर्ड यूज किया जाता है विजिटर। अब यहां पे जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं चांसलर, वाइस चांसलर, विजिटर, इनका ओरिजिन कहां से आता है? तो ये सारे के सारे इंग्लिश टर्म्स हैं आपके जो इंग्लैंड के अंदर में निकल के हैं। चांसलर बेसिकली आपका एक ऑफिस होता था आपकी गवर्नमेंट के अंदर में, जो मेजरली फोकस करता था कि हर जगह रूल प्रॉपरली फॉलो किया जाए। और बिकॉज ये बहुत हाई पोजीशन होती थी, इस वजह से यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता था उसको चांसलर बोला जाता था। ठीक है, तो बिकॉज गवर्नमेंट में ये पोजीशन होती थी, तो सिमिलरली यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी जो हाईएस्ट पोजीशन होने लगी वो चांसलर को देना स्टार्ट कर दिया गया। एंड उसके अकॉर्डिंगली एक वाइस चांसलर होता था। चांसलर तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होंगी किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसको गो थ्रू करता था, उसमें प्राइमरली फोकस करता था। और यहाँ पे वाइस चांसलर हर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका अपॉइंट किया जाता था, जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर में शोकेस करता था। सिमिलरली एक और ऐसी पोजीशन होती है विजिटर की, विच इज बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें विजिटर बताया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अब ये विजिटर का ओरिजिन क्या है? तो विजिटर वाज यूजुअली एक अगेंस्ट अ हाई ऑफिशियल, जो बेसिकली यहां पे एक आउटसाइडर होता था, और वो बिकॉज यूनिवर्सिटीज को विजिट करता था, उसका मेन फोकस होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजीज है, उनकी जो थिंकिंग है, किस टाइप का वो यहाँ पे करिकुलम बनाना चाहते हैं, वो सब एश्योर करने का काम होता था विजिटर का। तो यहां से ये तो हो गया रिगार्डिंग देयर ओरिजिन की ये पर्टिकुलर टर्म्स कहां से है। ठीक है, अब इंडियन यूनिवर्सिटीज में चांसलर कहां से है? सो आपकी पहली यूनिवर्सिटी जो थी इंडिया के अंदर में, ऑल्दो वी हैड द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी, तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहां पे आपकी यूनिवर्सिटीज को यहां पे स्टैब्लिश करा। एंड बिकॉज दे वांटेड टू कीप अ कंट्रोल ऑन दोस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, तो वहां पे जो गवर्नर जनरल होता था उन पर्टिकुलर एरियाज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, वो वहां पे चांसलर होता था। वाई सो? बिकॉज दे वांटेड कि यूनिवर्सिटीज के अंदर में कुछ भी एंटी ब्रिटिश नहीं पढ़ाया जाए, सो दैट यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल हो। इस पर्पज से यहां पे गवर्नर्स को चांसलर बनाया जाता था। एंड यहां पे विजिटर्स के लिए भी हमने प्रेसिडेंट को ही करा। हाउएवर गवर्नर और विजिटर और चांसलर की जो पावर्स हैं इंडिया के अंदर में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। विजिटर जो होता है, ऑल्दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, बट ही इज बेसिकली अ सेरेमोनियल हेड, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज ओनली अ सेरेमोनियल हेड। विजिटर जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यहाँ पे कंसल्ट करता है, और उसी के बेसिस पे वो यहाँ पे किस पर्सन को वाइस चांसलर बनाने, क्या चेंजेस करने हैं, उस चीज को डिनोट करता है। तो एक्चुअल में विजिटर के पास में कोई पावर नहीं होती है। हाउएवर यहाँ पे जो चांसलर बनाया जाता है, विच इज बेसिकली गवर्नर ऑफ अ स्टेट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट इज द चांसलर विच इज द फाइनल से रिगार्डिंग द मेजर अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज द मेजर करिकुलम। तो जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में, वो सारे के सारे चांसलर की परमिशन के बिना नहीं हो सकते, विच मींस बेसिकली गवर्नर के बिना नहीं हो सकते। और यहां पे ये क्वेश्चन ये आ रहा है, शुड गवर्नर्स हेड स्टेट यूनिवर्सिटीज? एंड व्हाई दे आर आर्ग्यूइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? बिकॉज कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, एंड इसका जो बेसिस है इट इज फ्रॉम द कॉलोनियल लेगेसी। बिकॉज वहां पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लॉ बनाए, उन्होंने भी उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। एंड बिकॉज इनिशियल ईयर्स में इस टाइप से कोई चैलेंजेस नहीं हुए थे, इस वजह से किसी ने इनको चेंज भी करने का ट्राई नहीं करा। हाउएवर बिकॉज रिसेंट टाइम में चेंजेस हुए हैं, तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो अब चांसलर की पोजीशन है, दे आर शिफ्टिंग इट फ्रॉम द गवर्नर टू लेट्स से द चीफ मिनिस्टर और सम अदर ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट। यहां पे गवर्नर को चांसलर के पोजीशन से हटाने की बात चल रही है। हाउएवर द इशू इज कि ऐसा कोई भी स्टेट लॉ जिसमें आप गवर्नर की पोजीशन को रिमूव करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर लॉ को आपको प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जिन्होंने ऐसे लॉज पास कर दिए हैं, बट वो अभी भी प्रेसिडेंट की बेंच पे ही, प्रेसिडेंट की डेस्क पे ही पड़े हुए हैं, उनको अभी तक एसेंट नहीं मिला है। तो जब तक एसेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे यही पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करा गया। 1857 में ये पर्टिकुलर ऑफिसेज हमने स्टार्ट करे थे, और सेम ये जो गवर्नर है, चांसलर है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की पावर, मेंबर्स टू यूनिवर्सिटी को नॉमिनेट करना, प्रिसाइड ओवर कॉन्वोकेशन, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द चांसलर। अब चैलेंजेस कब से स्टार्ट हुए? तो बिफोर 1967 जब सेंट्रल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो इस टाइप के गवर्नर वाले इश्यूज नहीं राइज होते थे। बट 1967 में जब अपोजिशन रूल स्टेट्स आपके सामने आना स्टार्ट हुई, तो गवर्नर जो था वो एक
न्यूट्रल पोजीशन से आपका एक बायस पर्सन बन गया, और देन देयर वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और आई शुड से द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इस वजह से पॉलिटाइजेशन स्टार्ट हो गया गवर्नर ऑफिस का, एंड इस वजह से जो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर में चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस आप नहीं कर पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां डुअल अथॉरिटी टाइप बनना स्टार्ट हो गया। हाउ सो कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है जो कुछ चेंजेस करना चाहती है, किसी को अपॉइंट करना चाहती है, एंड देयर इज गवर्नर आल्सो जो इस पर्टिकुलर डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। लैक ऑफ एकेडमिक एक्सपर्टाइज, बिकॉज अब गवर्नर पॉलिटिकल पोस्ट हो चुके हैं। इन मेनी केसेस यू वुड सी कि अभी अगर आप अभी गवर्नर्स की लिस्ट भी देखोगे, यू वुड सी मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली रिटायर्ड पॉलिटिशियंस ओनली। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को केटर करने के लिए गवर्नर का ऑफिस बन चुका है, तो यहां पे कोई भी एकेडमिक एक्सपर्टाइज नहीं उस पॉलिटिशियन के पास जो यहां पे यूनिवर्सिटीज को बेटर सर्व कर सके। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है। एंड थर्ड इज इरोजन ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज कि सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करती हैं, और दोनों के जो रोल्स हैं, दोनों की जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है। तो देयर शुड नॉट बी एनी अननेसेसरी इंटरफेरेंस। बट यहां पे गवर्नर जो है वो सेंट्रली अपॉइंटेड है, और वो यहां पे इंटरफेयर कर रहा है इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो यहां पे कहीं ना कहीं इरोजन ऑफ फेडरलिज्म भी हो रहा है। ओके, वेरियस कमीशंस आपके बनाए गए थे, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट्स दिए। तो ये सब आपके जो कमीशंस की आपके रिपोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल में डिस्कस हैं। जैसे राजमन्नार कमेटी 6971 में बनाई गई थी। इट एडवोकेटेड कि गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पे वर्क करे, विच बेसिकली मींस कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इसको बोला है तो गवर्नर को उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सरकारिया कमीशन है जिसने 83 में क्या था, उसने बोला गवर्नर रोल जो है वो स्टैट्यूटरी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, बट रिकमेंडेड कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। तो यहां पे गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाएगा, ये बोला सरकारिया ने। एमएम पुंछी ने क्या बोला कि गवर्नर को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पे फोकस करना चाहिए, और जो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं लाइक चांसलर एक्सेट्रा, ये सब पर्टिकुलर ड्यूटीज को यहां पे फॉरगो कर देना चाहिए, किसी और ऑफिसर को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। एंड फोर्थ इज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2002 में बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने। इसने भी यही बोला है कि यहां पे गवर्नर को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, सपोर्टिव रोल होना चाहिए यहां पे, और ग्रेटर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपको कमीशंस के आपको रिकमेंडेशन देख रहे हैं, एवरीवेयर अ सिंगल थिंग हैज बीन रिकमेंडेड, व्हिच इज बेसिकली कि गवर्नर को यहां पे चांसलर का जो जॉब है उसको फॉरगो कर देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट यहां पे सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए, व्हिच मींस व्हाटएवर इज द गवर्नमेंट स्टेटिंग, अनलेस इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके अलावा गवर्नर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आप प्रपोज रिफॉर्म्स और अल्टरनेटिव मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, कि जैसे कोई स्टेट्स यहां पे उन्होंने कुछ लॉस पास करे हैं जिसके थ्रू गवर्नर जो है वो एक सेरेमोनियल चांसलर है। तो बेसिकली जब भी कॉन्वोकेशन होता है उसमें डिग्रीज देने के लिए उसे बुलाया जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं तो उसके हैंड और सील के अंडर में साइन होते हैं, अदरवाइज इट इज ओनली अ सेरेमोनियल चांसलर, एक्चुअल पावर उसके पास में नहीं होती है। सेकेंड इज चीफ मिनिस्टर इज चांसलर, कि बिकॉज आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, सो इट वुड बी मोर प्रॉपर कि यहां पे चीफ मिनिस्टर को चांसलर अपॉइंट किया जाए। हाउएवर द फ्लॉ इन दिस आर्गुमेंट इज, या इन दिस मॉडल इज, कि चीफ मिनिस्टर इज बेसिकली अ पॉलिटिकल पोस्ट। तो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो प्रोबेबली चांसलर जिनको अपॉइंट करे, चांसलर जो वहां पे वाइस चांसलर और पर्संस को अपॉइंट किया जाएगा, जो चेंजेस किए जाएंगे वो भी पॉलिटिकल इन नेचर होंगे। हाउएवर दिस इज वन सच मॉडल व्हिच इज बीइंग सजेस्टेड। थर्ड इज स्टेट अपॉइंटेड चांसलर। तो तेलंगाना और ये सब आपका इस टाइप से बिल्स, केरला जो है ये बिल पास कर चुके हैं, एंड दे आर अवेटिंग योर प्रेसिडेंट असेंट, कि बेसिकली यहां पे स्टेट अपॉइंट करेगा चांसलर को रेदर देन द सीएम और द गवर्नर बीइंग द चांसलर। एक और है जो यूनिवर्सिटी इलेक्टेड चांसलर होता है, तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है इन बिग यूनिवर्सिटीज या फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जहां पे जो पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी होती है उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो ही यहां पे चांसलर को अपॉइंट करता है। एंड थर्ड नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड चांसलर, विच इज बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है, जो बेसिकली आपका मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो ही यहां पे चांसलर को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल्स भी यहां पे सजेस्ट किए गए इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो इन केस यू हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर योर बेनिफिट। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस आर्टिकल इन बुलेट पॉइंट्स।
ओके सो हिंदू के अंदर में इस बार एक डेली क्विज भी आया। तो यूजुअली वी हैव द 20 जीके क्वेश्चन आल्सो, एंड यूजुअली डेली क्विज हम अवॉइड कर देते हैं। दिस यू वुड फाइंड दिस डेली क्विज ऑन द एडिटोरियल पेज पे आता है आपका ये डेली क्विज। तो आज के जो एडिटोरियल है वो जो डेली क्विज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करता है और उसके लेकर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुए। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई वुड वांट कि आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इफ यू नो द आंसर्स यू कैन मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1937। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज एक्स फ्रॉम दिस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स आर द आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज और इनेक्टिंग लॉज। नेम एक्स। ऑल्सो नेम द कंट्री फ्रॉम विच एक्स वाज बोरोड। इट ऑल्सो फॉट ब्रिटेन। तो यहां पे चलो मैं एक आंसर आपको दे देता हूं कि यहां पे जो ये एक्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर में हमने इनकॉर्पोरेट करा है। ठीक है, पार्ट 4 में इनकॉर्पोरेट करा है। और यहां पे क्वेश्चन है, ये है दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन का है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है जिससे अडॉप्ट करा वो कौन सी है, और एक हिंट दिया है कि ये ब्रिटेन को भी फॉट कर। तो सेकंड हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि इसका एक पर्टिकुलर रीजन है जो ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है, और वहां पर कई सालों तक उन दोनों कंट्रीज के बीच में फाइटिंग रही थी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस आल्सो। और अभी कुछ टाइम पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिस बेसिस पे अब उनका जो वायलेंस है वो अब आपका मेलो डाउन हो चुका है, कुछ उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये दो आपको मैंने ऑप्शन दे दिए। तो आपको बताना है कि एक्स एक्चुअल में है क्या, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन कि किस पर्टिकुलर कंट्री से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Another very good question. This student of Abhinandranath Tagore was influenced by the murals in the Ajanta caves. He was among the first fellows of the Lalit Kala Academy. Name this artist who illustrated the Constitution. तो ये जो आपको यहाँ साइड में सारी ड्राइंग्स दिख रही हैं, ये सारी जो ड्राइंग्स दिख रही हैं, ये जो ड्राइंग्स है ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। दीज वर बेसिकली इलस्ट्रेशंस मेड बाय अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट एंड हिज टीम। उनकी टीम ने बनाया था। तो आपको इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताना है मुझे। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली ये इसी में ही बताया हुआ है। He was the first fellow of ललित कला अकेडमी। तो बहुत सारे फेलो थे, तो डू नॉट थिंक कि अगर आप सीधे फर्स्ट फेलो सर्च करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे थे, उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, एंड अगेन ही इज अ बंगाली, दिस वुड अनदर बी सजेशन, एंड ही शेयर्स हिज सेकंड नेम विद द नेताजी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेताजी जो थे आपके, उनसे इनका सेकंड नेम भी आपका सिमिलर है। थर्ड पे आते हैं। बोथ नेहरू एंड अंबेडकर अपोज द इंक्लूजन ऑफ दिस वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे बिलीव दैट द वे इन विच इट इज यूज्ड एंड अंडरस्टूड इन द वेस्टर्न कंटेक्स्ट वुड नॉट फिट इनटू इंडियाज मल्टी रिलीजियस लैंडस्केप। इट वाज इन 1976 दैट दिस वर्ड वाज फाइनली एडेड इन द प्रीएम्बल। व्हाट इज द वर्ड दैट वी हियर ऑल द टाइम इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स? आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बेसिकली बताता है कि अंबेडकर और नेहरू दोनों ही एग्री नहीं थे इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड करने के लिए, बिकॉज दे फेल्ट कि वेस्टर्न कंसेप्ट जो इस पर्टिकुलर वर्ड का वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। एंड दिस इज द प्राइमरी डिबेट आल्सो करंटली, जो प्रीएम्बल में वर्ड हमने ऐड करा है कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट और इंडिया में इसका कोई मतलब नहीं है। हाउएवर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से हमने 3 वर्ड्स को यहां पे ऐड करा था। ठीक है, और एक और वर्ड भी था इसके अलावा, बट यहां पे हमने 3 वर्ड्स को ऐड करा था। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये कौन सा है? दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन। तो आप ये आंसर कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 आते हैं। ही इज ऑफन नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। हु इज दिस मैन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब यहां पे ये क्वेश्चन जो है कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। दे वुड से कि देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज also the first president of India। ठीक है, तो मैंने आपको एक तो यहां पे जो एलिमिनेट तो कर ही दिया है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, he was also the first elected chairman of the Constituent Assembly या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द Constituent Assembly। बट जस्ट लाइक इन आवर पार्लियामेंट, जब हम एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सिमिलरली यहां पर भी पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट या चेयरमैन को इलेक्ट करने से पहले हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे प्रोटेम चेयरमैन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एंड दैट इज द पर्सन हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार को आर्किटेक्ट करने, उसको डिजाइन करने वाले ये पर्टिकुलर पर्सन भी थे। तो इनका नाम क्या है? तो मैंने आपको एक आंसर एलिमिनेट कर दिया जो आपको लग रहा होगा, सो यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन जनवरी 26, 1950 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द गवर्नमेंट हाउसेस दरबार हॉल। दिस लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंट एट द सेरेमनी। ही वाज वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेम हिम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही बिलोंग टू मद्रास। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे एक हिंट मैंने आपको दे दिया है। द हिंट इज कि मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, व्हिच मींस ही वाज नॉट लॉर्ड माउंटबेटन, या वो ब्रिटिशर नहीं थे, वो इंडियन थे। ठीक है, तो आई होप इस पर्टिकुलर हिंट से आप इसको आंसर कर पाओ। ये प्रीवियस डे के आंसर्स हैं, तो आंसर्स आपको नेक्स्ट डे के पेपर में मिलते हैं, यानी 27 को इसके आंसर्स आपको, 28 को इसके आंसर्स आपको मिलेंगे। आई होप otherwise also you would be able to answer these questions, and I would request you all, आप सब वीडियोस देखते हो, please try to answer this question in the comment box। ठीक है, this will help you a lot। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, सो अब हम इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखेंगे। सो इंडियन एक्सप्रेस में एक पर्टिकुलर न्यूज है, ईजिंग ऑयल प्राइसेस व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। तो यहां पे ईजिंग का, ऑयल प्राइस का ईज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। आप कई जगह सुनोगे ब्रेंट क्रूड, बेसिकली इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल इज बेसिकली इंडेक्स, इंटरनेशनल इंडेक्स है जो बेसिकली ग्लोबल प्राइसेस होती हैं आपकी क्रूड ऑयल की, उसको यहां पे ये बेसिकली मेजर करता है, इंडेक्स के अंदर में उसकी वैल्यू पुटअप करता है। तो यहां पे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हुई है, तो इसका इंडिया के ऊपर पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस कम क्यों रही, एंड द वन रीजन, द इंपॉर्टेंट रीजन इज कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का अपॉइंटमेंट हुआ है, और उन्होंने अपॉइंट होते ही एक लाइन बोली थी कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन इन यूएस एंड वी आर गोइंग टू ड्रिल बेबी ड्रिल। तो ये पर्टिकुलर एक फेमस स्लोगन है कि और ड्रिल करना है जिससे हम और ऑयल प्रोड्यूस कर सके। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन बोली, और नाउ America is going to increase its oil production and it aims to become a exporter of oil to other countries also। तो इस particular aim से वो अपना जो उनका प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करने वाला है। So that is the primary reason। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जो इस पर्टिकुलर न्यूज में शायद छुप जाता है, इट इज रिगार्डिंग कि बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने आके प्रॉमिस करा था कि एज सुन एज ही कम इनटू ऑफिस ही विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वजह से बहुत सारा ऑयल का जो प्रोडक्शन है, ऑयल का जो सप्लाई वो डिस्टर्प्टेड है। तो अगर ये पर्टिकुलर वॉर अगर यहां पे रिजॉल्व हो जाता है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, सीजफायर मिलता है, तो वापस से जो ऑयल की सप्लाई है वो वापस से आपके रिस्टोर हो जाएगी। इस वजह से जो रशिया का ऑयल जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, अब ये और भी इजीली अवेलेबल हो। तो इन दो रीजन की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे इंडिया के फायदा क्या है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, और इंडिया की जो 85% रिक्वायरमेंट है, 85% जो ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं। इवन आई वुड से कि 15% इज ऑल्सो अ लॉट अगर हम इतना कर पा रहे हैं, बट 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, विच मींस वी आर अ इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो इस वजह से जब भी हम ऑयल प्राइस हमारी हाई होती है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली कि आपके इंपोर्ट्स कितने ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। यानी आप इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो आपका यहां पे डेफिसिट हो गया करंट अकाउंट के अंदर में, रोज के रोज जो आपका अकाउंट बन रहा है उसमें डेफिसिट हो रहा है। तो इस वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई रहता है। तो बिकॉज ऑयल प्राइसेस कम होंगे, इन एनी केस हमें इंपोर्ट करना ही है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा यहां पे ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन भी जो है वो ऑयल सेंसिटिव है, विच मींस क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो आपकी कंट्री के अंदर में महंगाई बढ़ती है, और अगर कम होते हैं तो यहां पे प्राइसेस भी आपके, इन्फ्लेशन भी कम होता है। वाई सो? बिकॉज कोई भी आप अगर गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको उसमें फ्यूल फिल करना पड़ेगा, फ्यूल फिल करने के लिए उसको भरवाना पड़ेगा, और ये जो फ्यूल है उसको रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करोगे क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो महंगा मिलेगा सब कुछ, क्रूड ऑयल सस्ता होगा सब कुछ सस्ता मिलेगा। तो यहां पे सीएडी भी आपका कम होता है, एंड प्लस आपका जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी यहां पे कम होती है। ठीक है, तो ये फायदा है। तो सीएडी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, एज वेल एज जीडीपी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज वाई जीडीपी इज इंक्रीजिंग? बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑयल प्ले करता है।
जब भी आप कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आप बहुत जगह फ्यूल यूज कर रहे हो, तो फ्यूल का कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस वजह से आपका प्रोडक्शन जो है उसका जो प्राइस कम हो रहा है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो जीडीपी भी इंक्रीज होती है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम होते हैं, ठीक है। एंड इट इज बिलीव कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है सारे वॉर्स का, तो ऑयल प्राइसेस और भी कम होंगे, ठीक है। सो इट्स समथिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप इन कंसेप्ट को, इकोनॉमिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज गो बैक, वापस से इसी को वापस से रिवाइंड करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। एंड क्लैट पर स्टूडेंट कैन ऑलवेज कम टू अस एंड टॉक टू अस। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड, व्हाट इज द लॉ इन इंडिया। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, बट बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से यहां पे ये कंसेप्ट आया है, तो एक बार फिर से एक बार और देख लेता हूं। तो द कंटेक्स्ट इज कि यूएस के अंदर में जो ट्रंप है वो यहां पे बर्थ सिटीजनशिप बाय बर्थ उसको एंड करना चाहते हैं। व्हाट इज द लॉ इन द यूएस, द लॉ इन द यूएस इज कि अगर किसी भी पर्सन का यूएस की टेरिटरी में बर्थ होता है, यूएस टेरिटरी में अगर बर्थ होता है तो उसे बाय बर्थ यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो यूएस सिटीजन्स हैं या नहीं है। अगर कोई यूएस सिटीजन है, वो फॉरेन में जाके, अगर कोई यूएस सिटीजन है और अगर वो फॉरेन में जाके अगर उसके बच्चा होता है तो उसको भी ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिलती है। एट द सेम टाइम अगर कोई नॉन सिटीजन भी है, नॉन यूएस सिटीजन है और वो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं, लेट्स से देयर आर टू इलीगल इमिग्रेंट्स जो बॉर्डर क्रॉस करके, मैक्सिको से बॉर्डर करके दो मैक्सिकन्स यूएस के अंदर में एंटर कर गए, वहां पे जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने एक यूएस हॉस्पिटल के अंदर में या लेट्स से घर पे उन्होंने यूएस की टेरिटरी के अंदर में अगर उन्होंने बर्थ दिया है, तो वो जो उनका बच्चा होगा उसको ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप एलोकेट हो जाएगी। दिस इज अ यूएस लॉ। और ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोवाइडेड है, द वेरी फेमस 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूएस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, वहां पे हुआ था 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये बर्थ राइट का जो सिटीजनशिप है, बर्थ राइट है सिटीजनशिप का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड कर दिया गया है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यहां पे मेन ये न्यूज में क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करा गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। डोनाल्ड ट्रंप और द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डू नॉट हैव द पावर टू टर्न इट। तो यहां पे उस फेडरल जज ने इस पे स्टे लगा दिया और अब आगे जाके इसकी हेयरिंग होगी। प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही चेंज हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम इंडियन लॉ देखें तो इंडिया के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था और सिटीजनशिप की बात हुई थी, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट योर सिटीजनशिप लॉ। उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में डिसाइड करा गया कि इंडिया के अंदर में सिटीजनशिप बर्थ के बेसिस पे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे मिलेगी, डिसेंट के बेसिस पे मिलेगी एंड नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे मिलेगी। ओके, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955 में, जिसके बेसिस पे 4 कैटेगरी से, 4 तरीके से हमने ये डिटरमाइन करा कि मिल सकती है। विच मींस अगर आपका इंडिया में बर्थ हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आपके पेरेंट्स इंडियन से, ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे तो आप डिसेंट के बेसिस पे आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी आपके पेरेंट्स इंडियन से बट आप बाहर के सिटीजन्स हैं, बट नाउ यू वांट टू बिकम इंडियन सिटीजन, तो आप रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन सकते हो। एंड फोर्थ, अगर आप फॉरेनर हो तो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एग्जांपल के लिए आपकी 11 ईयर्स की रेसिडेंस होनी चाहिए, आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपको इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये सब अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो नेशनलाइजेशन के थ्रू आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, तो ओरिजिनली ये 4 तरीके होते थे, बट विद टाइम we had diluted this particular thing. So do not think कि अगर आपका इंडिया में बर्थ हुआ है तो आपको इंडियन सिटीजन मिल जाएगी। इसको हमने 2 बार डाइल्यूट करा है, 86 में और 2003 में। पहले हमने इसमें डाइल्यूट करके क्या करा कि बर्थ से नहीं मिलेगी, बर्थ से तभी मिलेगी जब पेरेंट्स में से एक इंडियन हो, 1 पेरेंट शुड बी इंडियन। सो 2003 में काइंड ऑफ हमने बर्थ खत्म कर दिया, डिसेंट ही हो गया ये तो, कि आपका अगर बर्थ इंडिया में हुआ है और आपका 1 पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन, तो उस बेसिस पे आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और 2003 में हमने इसमें और चेंज करा, 1 पेरेंट शुड बी इंडियन एंड नो वन शुड बी इलीगल इमिग्रेंट।
तो इन केस आप लेट से आप बांग्लादेश से क्रॉस करके आए हो, आप म्यांमार से आए हो, आप नेपाल से आए हो, आप पाकिस्तान से आए हो, श्रीलंका से आए हो, इलीगली आप आए हो या लीगली आए थे और अब आपने वीजा एक्सपायर हो गया और आप इंडिया में कंटिन्यू रह रहे हो और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी फैमिली में अगर बर्थ होता है, इवन दो आपके जो हस्बैंड है या अगर आप मेल हो और आपकी वाइफ जो फीमेल है वो आपकी इंडियन है, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हो तो जो आपका सन होगा या डॉटर होगी उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलती है। ठीक है, सो अब 2003 के बाद ये सिचुएशन हो चुके, यानी करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ एक्चुअल में इंडिया में अब नहीं मिलता है। ठीक है, बिकॉज यहां पे अब डिसेंट के बेसिस पे, पेरेंट्स के डिसेंट के बेसिस पे ही आपको सिटीजनशिप मिल रही है। ओके, सो दिस इज नाउ द इंडियन लॉ। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, वाई जम्मू एंड कश्मीर इज इशूइंग आधार टू ईच चिनार ट्री। सो चिनार ट्री आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, जब भी आप कश्मीर को इमेजिन करते हो, वहां के गार्डन्स को इमेजिन करते हो, दिस इज द फोटोग्राफ विच वुड कम टू योर माइंड। आप कश्मीर सर्च भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ, इस टाइप के मुगल गार्डन्स आप सर्च करो या कश्मीर गार्डन आप सर्च करोगे तो आपको ये फोटोग्राफ दिखेगी, विच इज बेसिकली अ गार्डन फुल ऑफ चिनार ट्रीज, जो ऑटम के अंदर में रेड गोल्ड कलर की इसकी सारी जो लीव्स होती हैं वो रेड गोल्ड कलर की हो जाती हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पे चिनार ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर पर्टिकुलर ट्री को यहां पे आधार कार्ड टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप कराया जा रहा है। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्यों कराया जा रहा है? बिकॉज चिनार ट्री जो है ये एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं आपके कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज को, तो इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज करी जा रही है। सो मच सो कि वहां पे एक लॉ भी है जिसके अंदर में आप चिनार ट्री को कट नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन। उसमें अगर चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी में, पब्लिक छोड़िए, अगर आपके घर के अंदर में प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर चिनार ट्री ग्रो कर रहा है तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर यू कट दैट पर्टिकुलर ट्री। बट वहां पे इस लॉ को इस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अब अगर मैं हर पर्टिकुलर ट्री को यहां पे आधार के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट कर दूंगा, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कट अ पर्टिकुलर ट्री। और यहां पे करीब एक डेटा मिला है हमें कि 33,000 से 34,000 करीब चिनार ट्रीज हैं आपके कश्मीर वैली और चिनाब वैली के अंदर में, और यहां में करीब 28,000 ट्रीज को यहां पे आपका आइडेंटिफाई कर दिया गया, उनको आधार टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उस आधार टैग में क्या होगा, उसके अंदर में एक क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके हर पर्टिकुलर ट्री की आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं 25 पैरामीटर्स पे, जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं पैरामीटर्स पे, कितना पुराना है, कब इसको यहां पे शो करा गया था, इसकी एज क्या है, इसका साइज क्या है, गर्थ क्या है इसकी, बेसिकली वो सारे पैरामीटर्स पे आपको हर स्पेसिफिक ट्री के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन दिस 25 पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां पे ये क्यूआर कोड करके जम्मू कश्मीर ने आधार देना स्टार्ट करा है चिनार ट्रीज को। ठीक है, तो दिस इज योर न्यूज रिगार्डिंग चिनार ट्रीज इन श्रीनगर। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द न्यूज़ फॉर टुडे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूजफुल हो। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका आंसर करने का ट्राई करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन द लॉन्ग टर्म। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।